नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल पर। आज मैं आपके सामने मुगल काल भाग 3 लेकर के आया हूँ। पूर्व हमने 2 वीडियो के अंदर मुगल काल की स्थापना या फिर संस्थापक बाबर के बारे में पढ़ा। उसके बाद वाली वीडियो में हमने बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में पढ़े होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वह है हुमायूं के जो उत्तराधिकारी थे यानी कि अकबर के बारे में आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है। आइए देखते हैं अकबर। तो अकबर का जो शासन काल है वो 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा। यानी कि अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा। तो इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे अकबर के 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी के शासनकाल के दौरान उसने कौन कौन से विजय बयान प्रमुख रूप से किए या फिर उस यानी कि उसने किस प्रकार से अपना कार्य किया। तो सर्वप्रथम देखते हैं अकबर का परिचय। तो मैं अकबर के परिचय की बात कर रहा हूँ। वैसे तो अकबर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अकबर का जो बचपन का नाम था वो था जलालुद्दीन अकबर। यानी कि अकबर का जो बचपन का नाम था वह था जलालुद्दीन अकबर, लेकिन प्यार से इसे यानी कि जलाल के नाम से पुकारते थे। प्यार से इसे जलाल के नाम से पुकारते थे। इसके बाद में हम बात करें इसका जन्म स्थान, तो अमरकोट में हुआ था जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। तो यानी अकबर का जो जन्म है वो अमरकोट में हुआ था, वर्तमान में पाकिस्तान में है। पूर्व वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि जिस समय हुमायूं भाग कर यानी सिंध की ओर जा रहा था तभी यानी कि वहां पर अकबर अपने यानी कि हुमायूं अपनी पत्नी को वहां से छोड़कर चला गया था और उसी कुछ समय बाद में यानी कि अकबर का जन्म हुआ है वहां पर। तो यानी कि सिंध अमरकोट के अंदर अकबर का जन्म हुआ था। वो तारीख थी 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। तो अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अमरकोट वहां के राजा थे, राजपूत राजा थे बीरसाल। तो अमरकोट के राजा बीरसाल के घर पर 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था, जो आगे आकर के बादशाह के नाम से जाना जाता है। इसके बात करें इसके पिता तो हुमायूं, मैंने बोल ही दिया है। अब क्या हुआ पूरी वीडियो के अंदर हमने बताया था भी हुमायूं की मृत्यु के बाद में मात्र यानी कि 12 से 13 वर्ष की आयु में ही अकबर को यानी कि शासन संभालना पड़ता है। यानी कि जो अकबर का राज्याभिषेक है वह 14 फरवरी 1556 ईस्वी को करना पड़ता है। हुमायूं की मृत्यु हुई, हुमायूं की मृत्यु के बाद में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक हुआ। कहाँ पर हुआ? तो कलानौर, वर्तमान में पंजाब, यानी कि आज गुरदासपुर का नाम सुना होगा। तो गुरदासपुर के पास क्षेत्र यानी कलानौर, वहां पर यानी कि अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। आगे हम इसकी बात करें जैसे यानी कि हुमायूं की मृत्यु होगी, अकबर की भी आयु 13 वर्ष की थी लगभग। तो अब इसका संरक्षक कौन बना? तो यानी कि इसकी जो देख रेख रक्षा करने वाला कौन था? तो इसका जो संरक्षक था यानी अकबर का वह कोई और नहीं था, तो बैरम खां था। कौन था? बैरम खां। बैरम खां का जीवन काल में अकबर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि अकबर ने प्यार से खान बाबा के नाम से पुकारता था। यानी कि बैरम खां को अकबर प्यार से खान बाबा के नाम से पुकारता था। जो बैरम खां है इसने अकबर को शुरुआत यानी 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक वास्तविक जो सत्ता थी वह बैरम खां के हाथ में थी। आगे हम बात करें इसके बाद में अकबर के जो विजय बयान है, तो इसका पहला प्रमुख सबल विजय बयान है वह है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की है। आज है पानीपत का द्वितीय युद्ध। यह कब हुआ? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। किन किन के मध्य हुआ? वैसे कहने का तो बोला जाए तो अकबर और अफगान सेनापति यानी कि हेमू के अंदर हुआ, लेकिन इस युद्ध में अकबर की ओर से प्रतिनिधि कौन था? तो वह था बैरम खां, जिसे खान खाना कहता है। तो इस युद्ध में पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो मुगल सेनापति था वह बैरम खां था। वह इधर अफगान सेनापति हेमचंद्र था, जिसे हेमू के नाम से पुकारते हैं या फिर जिसे विक्रमादित्य के नाम से पुकारते हैं। कहने का सीधी सी मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, पानीपत के द्वितीय युद्ध के अंदर यानी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को मुगल सेना और अफगान सेना आमने सामने थी। मुगल सेना का जो प्रतिनिधि था, जो सेनापति था, वह बैरम खां था और उधर दूसरी साइड यानी कि अफगान सेना का जो सेनापति था वह हेमू था, जिसे हेमचंद्र या फिर विक्रमादित्य के नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि युद्ध काफी चरम सीमा पर था, काफी भयंकर रूप से लड़ा। तभी यानी कि एक तीर आकर के हेमू को लगता है और हेमू मूर्छित होकर के नीचे गिर जाता है और वहां पर इसको यानी चारों ओर से मुगल सेना घेर लेती है और यानी उसके बाद बैरम खां के द्वारा हेमू की मृत्यु कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं हेमू ही अंतिम हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर यानी कि अपना शासन किया। हेमू ने लगातार 22 युद्ध बयान जीते
इसके साथ साथ 22 युद्ध बयान जीतने के बाद में हेमू ने यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला है 18वां व्यक्ति था हेमू। आगे इसमें बात करें पानीपत के युद्ध में तो अकबर विजेता बना। उसके बाद में अकबर जैसे ही पानीपत के द्वितीय मैदान में विजेता बना तो अकबर का शासन है वह आगरा और दिल्ली तक हो जाता है। कहने का अर्थ हो गया कि दिल्ली पर पुनः एक बार मुगल वंश या फिर मुगल सत्ता स्थापित हो चुकी है। कौन से युद्ध से? पानीपत के द्वितीय युद्ध से। इसके बाद में आगे हम बात करें मेवाड़ आक्रमण की, तो मेवाड़ पर जो अकबर का आक्रमण है वो 1567 ईस्वी के अंदर हुआ। इसमें क्या हुआ था? इस युद्ध में यानी कि जो उदय सिंह था यानी कि चित्तौड़ का जो शासक था उस समय, वह यानी कि अपना जो किला छोड़ करके, दुर्ग छोड़ करके पहाड़ियों में चला जाता है। कहा जाता है कि काफी वर्षों यानी काफी महीनों तक अकबर ने इस किले को घेरा डालकर रखा। जैसे उसे पता चला कि उदय सिंह यानी कि दुर्ग को छोड़कर कहीं और चला गया है तो वह क्रोधित होता है और किले पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण में कहा जाता है कि जयमल व पत्ता दोनों राठौड़ थे, इन्होंने बड़ी वीरता पूर्वक मुगल सेना का मुकाबला किया और आखिर में वीरगति को प्राप्त हो गए। कहा जाता है कि जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर के या फिर युद्ध कौशल से प्रभावित होकर के अकबर ने यानी कि नाम की जो आगरा किला है वहां पर 2 इनकी मूर्तियां स्थापित कर दी थी, किनकी? जयमल और फत्ता की। तो उसमें बात करें आगे, इसमें हो गया तो जैसे मेवाड़ या चित्तौड़गढ़ पर अकबर ने अपना शासन स्थापित कर लिया और अपना जो प्रतिनिधि था वो आसफ खान को नियुक्त कर दिया। किसको नियुक्त कर दिया? आसफ खान को नियुक्त कर दिया। तो ये तो मेवाड़ आक्रमण इससे पूरा हो गया। अब हम आगे बात करें नागौर दरबार की। तो अकबर, देखिए अकबर की जो सोच थी वह किसी के साथ खून खराबा या लड़ाई झगड़े की सोच नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने यानी कि करने पड़ी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ नागौर दरबार की। नागौर दरबार लगभग 1570 ईस्वी में लगा था, जो नागौर के अंदर ही लगा था। इसमें कहा जाता है कि इस दरबार का जो मुख्य उद्देश्य था वह यही था कि आसपास के जितने भी राजपूत रियासत ने वह अकबर की आकर के अधीनता स्वीकार कर ले। ऐसा हुआ इसके अंदर यानी कि मारवाड़ बीकानेर के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कल्याणमल का नाम सुना होगा, राय सिंह का नाम सुना होगा, उधर जैसलमेर के शासक थे रावल जैसल का नाम सुना होगा। लेकिन सभी शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ के शासकों ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। अगर मैं इसमें थोड़ी सी और बात बता दूं तो अकबर से सर्वप्रथम जो संबंध स्थापित करने वाले थे वैवाहिक रूप से या फिर अकबर की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार करने वाले थे तो वह आमेर के शासक थे। आमेर के कछवाहा वंश के शासक थे। इन्होंने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की और अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, क्योंकि हरखा बाई जो नाम की लड़की थी वह यानी कि कछवाहा वंश की थी। आगे मैं बात करूं हल्दीगढ़ के युद्ध की, तो इसके बारे में अपने पूरे वीडियो के अंदर चर्चा कर चुके हैं विस्तारित रूप से। आज चलो शॉर्ट में चर्चा करते हैं। हल्दीगढ़ का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ। किन किन के मध्य हुआ? तो मुगल सेनापति मान सिंह व राणा प्रताप के मध्य हुआ। यानी कि हल्दीगढ़ के युद्ध किन के मध्य हुआ? मुगल सेनापति मान सिंह व इधर राजपूत राजा प्रताप के बीच में हुआ। इस युद्ध के अंदर भी कहा जाता है कि जो प्रताप का घोड़ा चेतक था उसने बड़ा अपने वीरता कौशल का प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ जो महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद, उसने भी अपना बहुत प्रचंड दिखाया। कहा जाता है कि इस युद्ध के अंदर यानी कि ये युद्ध बिल्कुल वैसे निर्णायक ही रहा, क्योंकि इसके अंदर जो अकबर का मुख्य उद्देश्य था वह कि यानी कि वो महाराणा प्रताप को पकड़ना था, यानी कि उसे अपने अधीन गिरफ्तार करना था। लेकिन महाराणा प्रताप उसकी गिरफ्त में नहीं आता है, वहां से भाग के चला जाता है। इसके बाद में यानी कि लगभग 1 साल तक चित्तौड़ पर यानी कि उनका अकबर का कब्जा रहता है। उसके बाद में धीरे धीरे करके महाराणा प्रताप सारे क्षेत्र अकबर से छीन लेता है। आगे हम बात करें और भी कई युद्ध हुए, जैसे अहमदनगर का युद्ध। अहमदनगर पर लगभग अकबर ने 1600 ईस्वी में आक्रमण किया था। यहाँ की जो महिला थी यानी शासिका थी वो चांद बीबी थी। चांद बीबी ने अपना पूरा प्रतिरोध किया यानी कि अकबर का, और आखिर में युद्ध करती हुई मरेगी। इसके बाद हम बात करें आगे गुजरात अभियान की। कहा जाता है गुजरात अभियान अकबर का काफी सफल अभियानों में से रहा। इसी गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने सर्वप्रथम जाकर के यानी कि समुद्र देखा था, अरब सागर देखा था गुजरात अभियान के दौरान। इस अभियान के अंदर अकबर के साथ यानी कि अब्दुल रहीम भी था। अब्दुल रहीम इस युद्ध अभियान के बाद अब्दुल रहीम को यानी कि खान खाना की उपाधि यानी कि अकबर द्वारा दी गई थी गुजरात विजय अभियान के बाद। आगे हम बात करें अकबर का लास्ट विजय अभियान। तो अकबर का लास्ट जो विजय अभियान है वह है असीरगढ़ पर आक्रमण। ये लगभग 1602 के आसपास हुआ था। इस अक्टूबर के अंतिम विजय अभियान था। तो इसके साथ अगर हम बात करें अकबर का यानी साम्राज्य विस्तार,
तो अकबर ने लगभग भारतवर्ष तो आज का ही, इसके साथ साथ आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक के क्षेत्रों तक यानी कि अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। यानी साम्राज्य विस्तार की बात करें तो अकबर का साम्राज्य कहां तक था? काबुल, कंधार, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा हो गया, इसके बाद में खानदेश, मालवा, गुजरात, अहमदनगर, असीरगढ़, इसके बाद में जयपुर, मेवाड़, मारवाड़, सिंध, जैसलमेर, इन सारे क्षेत्रों पर यानी कि अकबर ने अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था, इन सभी को अपने कंट्रोल में कर रखा था। आखिर में काफी लंबी समय की बीमारी के बाद में अकबर का लगभग 1605 ईस्वी में निधन हो जाता है। निधन के बाद में इसे यानी कि सिकंदराबाद में दफना दिया जाता है। सिकंदरा में यानी कि अकबर का मकबरा बना हुआ है। इसके बाद जो अकबर का उत्तराधिकारी आता है वह आता है सलीम, जो कि बाद में अपने जहांगीर के नाम से शासक बनता है। तो आज हमने मुगल काल के यानी कि एक महान शासक अकबर के बारे में चर्चा की है। अकबर के संबंध में हमने आगे चर्चा करनी है, यानी कि अकबर का प्रशासन किस प्रकार से रहा, या फिर उसकी कौन कौन सी योजनाएं थी वो किस प्रकार से सफल हुई, या फिर अकबर ने किस प्रकार से लोगों से संबंध स्थापित किए, या फिर धार्मिक दृष्टि से अकबर किस प्रकार का था। इस सभी विषयों पर जो चर्चा है वो हम आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए हमारी ओर से आपको राम राम।